ये कहानी एक ऐसे गेम के खत्म होने से शुरू होती है जो पूरे 3 साल तक चला, लेकिन वो समय हमारे प्रोटैगनिस्ट के लिए बिल्कुल भी काफी नहीं था। जापान का ये हार्डकोर गेमर इस गेम की एंडिंग से बहुत ज्यादा निराश है। वो इसे एक ट्रैश गेम मानता है और उसकी तलाश है एक ऐसे चैलेंज की जिसे पूरा करने में कम से कम 10 साल लग जाएं। आखिर उसके पास करने को है ही क्या? बस जॉब और गेमिंग। इतना निराश होने के बाद भी वो समय बर्बाद नहीं करता और तुरंत एक ऐसा मुश्किल वीडियो गेम सर्च करने लगता है जिसका बैलेंस पूरी तरह से बेकार हो। जैसे ही वो ये शब्द अपने ब्राउजर में टाइप करता है, स्क्रीन पर एक रहस्यमयी दुनिया का नजारा दिखाई देता है। एक अनजान कंपनी उसे ऐसा गेम ऑफर करती है जो कभी खत्म नहीं होता। ये एक फैंटेसी वर्ल्ड है जहां तलवारें और जादू हकीकत है। ये देखते ही उसकी दिलचस्पी जाग उठती है। इसके बाद वो डिफिकल्टी सेटिंग्स चेक करता है, जहां इजी, नॉर्मल और एक अजीब सी डिफिकल्टी होती है जिसे हेल मोड कहा जाता है। डिस्क्रिप्शन में साफ चेतावनी दी गई थी कि पछतावा तो उसकी सबसे छोटी समस्या होगी। उसे पूर्ण निराशा का सामना करना पड़ेगा। हेल मोड में लेवल अप करने के लिए नॉर्मल मोड से 100 गुना ज्यादा एक्सपीरियंस चाहिए था, लेकिन वो ऐसी बातें पहले भी कई बार सुन चुका था, इसलिए बिना डरे उसने उसी मोड को चुन लिया। इसके बाद उसके सामने कई क्लासेस आती है, जैसे स्वॉर्ड्समैन, हीरो और यहां तक कि डीमन लॉर्ड भी। लेकिन किसी वजह से समनर क्लास की डिफिकल्टी बाकी सभी से कहीं ज्यादा थी और यही बात उसका ध्यान खींच लेती है। गेम अभी अल्फा टेस्टिंग में है, इसलिए उसे खुद भी समझ नहीं आता कि वो इस क्लास को कैसे चुन पा रहा है, पर वो ज्यादा नहीं सोचता और इसे एक मजेदार चैलेंज मानकर स्टार्ट पर क्लिक कर देता है। जैसे ही वो ऑप्शन सेलेक्ट करता है, वो अचानक गायब हो जाता है और पीछे रह जाता है सिर्फ एक खाली कमरा। अगली चीज जो वो महसूस करता है वो है एक सुखद गर्माहट, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में वो एहसास बदल जाता है। जिस जगह वो था वो जगह टाइट होने लगती है और उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। थोड़ी देर बाद वो इस नई दुनिया में एक नवजात बच्चे के रूप में जन्म लेता है। तब उसे समझ आता है कि ये पुनर्जन्म सच में हकीकत है। उसके पिता उसे खुशी से गोद में उठाते हैं और बताते हैं कि उसका नाम पहले से ही तय था, एलेन। एलेन अपनी इस नई जिंदगी को आसानी से अपना लेता है क्योंकि उसकी पिछली जिंदगी कुछ खास यादगार नहीं थी। पहले वो 35 साल का एक मामूली आदमी था जिसके पास न पैसा था और न कोई भविष्य। वो एक व्हाइट कॉलर ऑफिस वर्कर की बोरिंग लाइफ जी रहा था और उसका नाम केनेची यमाडा था। अब वो इस नए वर्ल्ड में एलेन बन चुका है और उसकी उम्र सिर्फ 1 साल है। वो अभी बोल नहीं सकता, लेकिन उसके विचार और समझ बिल्कुल साफ है। वो समझ जाता है कि शायद जापानी ही इस दुनिया की आम भाषा है। उसका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ है और ये एक सीमावर्ती गांव है जहां लोग खेती करके गुजारा करते हैं। उसके पिता रोडन एक मेहनती इंसान है और उसकी माँ थेरेसिया बहुत ही सुंदर और दयालु है। अकेला होते ही एलेन अपनी स्टेटस विंडो खोलने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं होता। वो निराश होने लगता है क्योंकि वह एक समनर है और कुछ एक्शन चाहता है। वो बार बार कोशिश करता है और जब वो उम्मीद खोने ही वाला होता है, तभी उसके ऊपर एक तेज रोशनी चमकती है और एक जादुई किताब उसके सामने आ जाती है। वो इतना चौंक जाता है कि उसके मुंह से चीख निकल जाती है। उसके पेरेंट्स तुरंत कमरे में आते हैं, पर एलेन फुर्ती से किताब को गायब कर देता है और सोने का नाटक करने लगता है। जैसे ही वे जाते हैं, एलेन फिर से कोशिश करता है और किताब दोबारा प्रकट हो जाती है। पूरे 1 साल की मेहनत के बाद आखिरकार वो अपनी करंट स्टैट्स देख पाता है। वो लेवल 1 पर है और उसकी क्लास समनर है। किताब के पन्नों से उसे पता चलता है कि समन और क्रिएट दोनों स्किल्स का एक्सपीरियंस अलग अलग है, यानी वो जितना ज्यादा इन्हें इस्तेमाल करेगा उतना ही उसका लेवल बढ़ेगा। फिलहाल वो सिर्फ कीड़े और जानवरों यानी इंसेक्ट्स और बीस्ट तक ही सीमित है। तभी किताब एक खास संदेश दिखाती है जिसमें गॉड ऑफ क्रिएशन एल्मिया उससे पूछती है कि क्या वो इस नई दुनिया का आनंद ले रहा है।
एल्मिया माफी भी मांगती है कि उसकी क्लास टेस्टिंग में होने के कारण पेपर वर्क में समय लग गया। साथ ही एक चेतावनी भी दी गई थी कि अब क्लास बदली नहीं जा सकती। एलन समझ जाता है कि समनर क्लास में काफी कमियां हो सकती हैं, पर फिर भी वो समन करना चाहता है। काफी कोशिशों और एक्सपेरिमेंट्स के बाद उसके सामने एक कार्ड दिखाई देता है। ये उसकी पहली समनिंग थी, एक रैंक इंसेक्ट कार्ड। एलन एक्साइटमेंट में उसे समन करता है। कार्ड रोशनी के कणों में बदल जाता है और एक बड़ा टिड्डा यानी ग्रासहॉपर उसके चेहरे पर कूदता है। पहले तो वो डर जाता है, पर फिर उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कीड़ा उसे इग्नोर करके बाहर भाग जाता है। एलन अपनी किताब में चेक करता है और उसका नाम डीना रख देता है। उसे पता चलता है कि इन समन्स के होने से उसकी खुद की ताकत और फुर्ती भी बढ़ती है। तभी उसकी माँ कमरे में आती है और उस बड़े कीड़े को देखकर बुरी तरह डर जाती है और बिना सोचे समझे उसे पैर से कुचल देती है। इस तरह एलन की पहली समनिंग का अंत होता है। हार न मानते हुए कुछ दिनों बाद वो एक चूहा समन करता है जिसका नाम वो माउसी रखता है। वो सीखता है कि वो हर क्रिएचर के 10 कार्ड्स जमा कर सकता है और उनसे मिलने वाले बफ्स उसकी शक्ति को किसी भी आम बच्चे से कई गुना बढ़ा देते हैं। हेल मोड में रास्ता लंबा है, पर वो तैयार है। एक शाम उसके पिता रोडन खून से लथपथ घर लौटते हैं। माँ घबरा जाती है, पर रोडन हंसते हुए बताते हैं कि ये एक जंगली सुअर का खून है। वो एलन को अपने कंधों पर बिठाकर बाहर ले जाते हैं ताकि वो उस शिकार को देख सके। पहली बार एलन बाहरी दुनिया को करीब से देखता है। आसमान में उड़ते पंछियों को देखकर रोडन कहते हैं कि उनके लिए आसमान ही सीमा है और यही सच्ची आजादी है। जब एलन उस विशाल सुअर को देखता है तो वो दंग रह जाता है। उसे पता चलता है कि वो एक रैंक मॉन्स्टर था जिसे मारने के लिए 20 लोगों की जरूरत पड़ती है। एलन इस जानकारी को नोट कर लेता है ताकि वो अपनी ताकत का अंदाजा लगा सके। 10 महीने बीत जाते हैं और अब एलन 2 साल का हो चुका है। उसका समन और क्रिएट लेवल अब 2 पर पहुंच चुका है। अब वो नए और शक्तिशाली रैंक क्रिएचर्स बना सकता है। वो चैपी नाम का एक पंछी समन करता है जो आवाज की नकल कर सकता है। फिर वो फॉपर नाम का मेंढक और मॉली नाम का छछूंदर बनाता है जो दुश्मनों को भटकाने और गड्ढे खोदने में माहिर है। उसे इस गेम जैसी जिंदगी में मजा आने लगता है। तभी दोपहर के 3 बजते हैं और एलन का सामना अपनी सबसे बड़ी चुनौती से होता है, पड़ोसी की बेटी करीना। वो हमेशा की तरह लकड़ी की तलवार लेकर एलन को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारती है। एलन जानता है कि उसके पास कोई रास्ता नहीं है। भले ही वो एक बेबी है, पर करीना की फुर्ती और ताकत हैरान करने वाली है। वो एलन की लकड़ी की तलवार तक तोड़ देती है। दिन के अंत में जब एलन बुरी तरह थक जाता है, तब उसे पता चलता है कि उसकी माँ फिर से प्रेग्नेंट है। करीना के जाने के बाद एलन अपनी चोटों की परवाह किए बिना अपनी माँ की मदद करता है। रात के खाने के समय एलन अपने पिता से कहता है कि वो फसल काटने में मदद करना चाहता है क्योंकि उसकी माँ अभी प्रेग्नेंट है। ये सुनते ही उसके माता पिता हैरान रह जाते हैं। एलन उन्हें भरोसा दिलाता है कि वो काफी ताकतवर है और ये काम कर सकता है। मन ही मन वो जानता है कि उसका स्टैमिना अब एक पूरी तरह से बड़े इंसान जैसा हो चुका है, लेकिन वो इस राज को अपने तक ही सीमित रखता है। थेरेसिया और रॉडन साफ मना कर देते हैं कि एलन को इतनी छोटी उम्र में काम नहीं करना चाहिए। उसे आराम से क्रेना के साथ खेलना चाहिए। रॉडन ये भी कहता है कि वो पहले से ही घर के छोटे मोटे कामों में काफी मदद कर रहा है। एलन थोड़ी जिद करता है, लेकिन उसके पिता अपने फैसले पर अटल रहते हैं। वो उसे समझाते हैं कि खेतों का काम तो उसे भविष्य में करना ही है, इसलिए जब तक मौका है उसे अपनी जिंदगी के मजे लेने चाहिए। तभी एलन को एहसास होता है कि वे लोग एक निचले वर्ग में फंसे हुए हैं और खेतों में काम करना घर के कामों से बिल्कुल अलग और मुश्किल होता है। ये काम बहुत थका देने वाला होता है और कोई भी अपने 3 साल के बेटे से ये उम्मीद नहीं करेगा।
इसलिए एलन अपने माता पिता के फैसले को चुपचाप मान लेता है। उसके माता पिता खुश हो जाते हैं कि उनका बेटा समझदार है। थेरेसिया ये भी बताती है कि उसने नोटिस किया है कि एलन घर के पीछे वाले पेड़ पर पत्थर फेंक रहा था। रॉडन उससे पूछता है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है। एलन जवाब देता है कि उसके पिता ने बताया था कि घर के बाहर जंगल में खतरनाक मॉन्स्टर्स होते हैं, इसलिए और जब सर्दियां आती हैं तो वो अपने समन को चेक करने का फैसला करता है। उसका समन एक ही जगह पर उछलता रहा था और उसने जमीन में एक गहरा गड्ढा भी बना दिया था। अब एलन समझ जाता है कि वो पूरे एक दिन तक अपने समन को बनाए रख सकता है, जो कि एक बहुत बड़ी कामयाबी है। तभी उसे क्रेना की आवाज सुनाई देती है और वो तुरंत अपने ग्रिमोयर को गायब कर देता है। मजबूरी में उसे उसके साथ फिर से लड़ना पड़ता है और वो हमेशा की तरह बहुत आक्रामक होती है। इस बार एलन उसकी स्पीड का मुकाबला करने की कोशिश करता है और उसके हमलों को रोकता भी है, लेकिन फिर भी क्रेना उसे हरा देती है। रॉडन काम से घर लौटता है और थेरेसिया उसका स्वागत करने बाहर आती है। तभी एक छोटा जानवर अचानक उसके पैर पर कूद जाता है, जिससे वो घबरा कर गिर जाती है। रॉडन तुरंत उसके पास भागता है। भले ही चोट छोटी थी, लेकिन थेरेसिया को दर्द शुरू हो जाता है, जिससे साफ हो जाता है कि बच्चा आने वाला है। क्रेना जल्दी से अपनी माँ को बुलाने चली जाती है और रॉडन और एलन सारी तैयारियां करने लगते हैं। एलन को समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए और उसे लगता है कि काश उसने कोई डॉक्टर वाला गेम खेला होता, लेकिन उसका पिता भी उतना ही कंफ्यूज होता है, भले ही ये उसका दूसरी बार था। खुशकिस्मती से क्रेना की माँ मटिल्डा सही समय पर पहुंच जाती है और पिछली बार की तरह मदद करती है। वो सारे आदमियों को बाहर जाने को कहती है और बोलती है कि औरतें सब संभालेंगी। वो उन्हें धक्के मारकर बाहर निकाल देती है। उस रात सबको बाहर सोना पड़ता है, जबकि मटिल्डा और उसकी बेटी थेरेसिया की मदद करती है। सुबह होते होते एक प्यारे से लड़के का जन्म होता है। रॉडन कॉन्फिडेंस के साथ उसका नाम मैश रख देता है। हालांकि थेरेसिया बस यही उम्मीद करती है कि ये नाम किसी मॉन्स्टर से इंस्पायर्ड ना हो। एलन सोचने लगता है कि आखिर उसका पुनर्जन्म क्यों हुआ। वो जानता है कि उसका असली मकसद अपना लेवल मैक्स करना है, लेकिन ये पारिवारिक जीवन भी उसे काफी अच्छा लगने लगा है। उसे पक्का नहीं पता कि वो ये सब कैसे करेगा, लेकिन वह अपने पूरे परिवार को इस गरीबी और मेहनत वाली जिंदगी से बाहर निकालना चाहता है। जब एलन आखिरकार 5 साल का हो जाता है, अप्रेजल सेरेमनी का समय आ जाता है। एलन अपने पिता से पूछता है कि ये कैसी होती है। रॉडन बताता है कि ये एक स्पेशल इवेंट है जिसमें सिर्फ गुलाम से लेकर रईस लोग तक सब हिस्सा लेते हैं। अगर किसी को कोई अच्छा टैलेंट मिलता है तो उसे इस गुलामी वाली जिंदगी से बाहर निकलने का मौका मिल सकता है। तभी क्रेना वहां आती है और कहती है कि चलो अप्रेजल सेरेमनी में साथ चलते हैं, क्योंकि वो भी उसी उम्र की है। क्रेना बहुत एक्साइटेड होती है और बोलती है कि अगर मुझे स्वॉर्ड्सवुमन तलवारबाज चुना गया तो मैं एक नाइट बनूंगी। एलन देखता है कि वहां कुछ लोग बहुत अच्छे कपड़ों में आए हैं और उसे शक होता है कि क्या वह सच में आम लोग हैं। उसे हैरानी होती है कि सब लोग एक साथ इस सेरेमनी में शामिल हो रहे हैं और वो साफ देख सकता है कि कुछ लोग उनसे कहीं ज्यादा अच्छे दिख रहे हैं। सेरेमनी शुरू होने से पहले चर्च से 3 पुजारी बाहर आते हैं और घोषणा करते हैं कि गॉड ऑफ क्रिएशन इल्मिया सबको बराबर मौका देती है। इस देश में ऐसे कई हीरोज हुए हैं जिनकी शुरुआत एक सर्फ की जिंदगी से हुई थी। उदाहरण के तौर पर केसस द सेंट जम से एक आम इंसान था और ड्वार्ग द स्वॉर्ड लॉर्ड एक सर्फ था। तभी एलन को याद आता है कि गेम में हीरो और स्वॉर्ड लॉर्ड जैसी क्लासेस के बारे में लिखा था। उसे समझ आ जाता है कि इस दुनिया में हर किसी को एक नीची जाति से ही शुरुआत करनी पड़ती है। पहले उसे लगा था कि ये सब सिर्फ गेम की सेटिंग है, लेकिन अब साफ हो जाता है कि ये नियम पूरी दुनिया पर लागू होता है। इसलिए अमीर से लेकर गरीब तक सबको अप्रेजल सेरेमनी से गुजरना पड़ता है। सभी लोग सेरेमनी के लिए अंदर जाते हैं और एलन वहां लगे हुए देवताओं की मूर्तियां देखता है जिनकी इस दुनिया में पूजा होती है। बीच वाली मूर्ति देखकर उसे तुरंत पहचान हो जाती है। ये इल्मिया है, गॉड ऑफ क्रिएशन, वही जिसने उसे कभी एक लेटर भेजा था। जैसे ही अप्रेजल सेरेमनी शुरू होती है, पुजारी बताते हैं कि सबसे पहले गांव के मुखिया डेव जी के बेटे पैलेमस की बारी होगी। उससे कहा जाता है कि वो क्रिस्टल बॉल पर अपना हाथ रखे और समझाया जाता है कि उसके टैलेंट और एट्रीब्यूट्स गुण पीछे लगी मेटल प्लेट पर अपने आप लिख जाएंगे। बच्चा निर्देशों का पालन करता है और जैसे ही वो क्रिस्टल बॉल को छूता है, वैसे ही उसके स्टैट्स मेटल प्लेट पर दिखने लगते हैं। एलन नोटिस करता है कि ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे उसके ग्रिमोयर में स्टैट पेज दिखता है। पैलेमस को मर्चेंट व्यापारी बनने का टैलेंट मिलता है, जो उसके पिता के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात होती है। एलन समझ जाता है कि यहाँ किसी भी तरह का टैलेंट मिलना एक जश्न जैसा माना जाता है और एट्रीब्यूट्स नंबर्स की जगह रैंक्स में दिखते हैं। वो कंफर्म करने के लिए अपना ग्रिमोयर चेक करता है और उसे ये बात बहुत पसंद आती है कि ये सब सिर्फ वही देख सकता है। जैसे जैसे सेरेमनी आगे बढ़ती है, एलन सीखता है कि हर किसी को टैलेंट नहीं मिलता और इसी वजह से ये इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। फिर डोरा नाम का एक बच्चा आगे आता है और क्रिस्टल बॉल पर हाथ रखता है। पुजारी बताते हैं कि उसे एक यूजर कुल्हाड़ी चलाने वाला का टैलेंट मिला है। एलन हैरान हो जाता है
क्योंकि ये पहला रैंक एट्रीब्यूट होता है जो उसने देखा है। आखिर में क्रेना की बारी आती है। वो बहुत एक्साइटेड होकर क्रिस्टल बॉल की तरफ दौड़ती है। तभी अचानक क्रिस्टल बॉल चमकने लगता है और पूरा हॉल चौंक जाता है, क्योंकि क्रेना को स्वॉर्ड लॉर्ड का टैलेंट मिलता है, जो सबसे बेहतरीन टैलेंट्स में से एक है। गर्टा खुशी से अपनी बेटी को बताता है कि उसने जैकपॉट मार लिया है, लेकिन क्रेना थोड़ी निराश होती है, क्योंकि वो तो स्वॉर्ड्सवुमन बनना चाहती थी। एलन को बिल्कुल भी हैरानी नहीं होती, क्योंकि उसकी बेहिसाब ताकत का यही एक कारण हो सकता है। अब आखिर में एलन की बारी आती है। वो खुश होता है कि अब उसके माता पिता को पता चल जाएगा कि वो एक समनर है। जैसे ही वो क्रिस्टल बॉल पर हाथ रखता है, वो पहले से कहीं ज्यादा तेज चमकता है और एलन पीछे की तरफ गिर जाता है। रॉडन तुरंत उसे चेक करता है, लेकिन एलन बोल देता है कि क्रेना ने उसे इससे भी ज्यादा दर्द दिया है। वो जल्दी से उठकर मेटल प्लेट देखने जाता है। रॉडन पुजारी से कहता है कि उन्हें पढ़ना नहीं आता, इसलिए अगर वो बता दे कि एलन का टैलेंट क्या है तो अच्छा रहेगा। पुजारी मान जाता है, लेकिन जैसे ही वो बोलता है कि एलन के पास कोई टैलेंट नहीं है, सारी एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है। एलन समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वहां सिर्फ टेक्स्ट ग्लिच गड़बड़ी दिख रहा है। उसका मूड खराब हो जाता है और वो गॉड ऑफ क्रिएशन को कोसता है कि उसे अपना गेम ठीक करना सीखना चाहिए। जहां उसकी माँ उसका इंतजार कर रही होती है। रात के खाने के समय उसके पिता उसे समझाते हैं कि टैलेंट से कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो हमेशा उनका गर्व रहेगा। थेरेसिया भी हाँ में हाँ मिलाती है। एलन जानता है कि वो इतने गरीब है कि उनके पास नहाने का टब तक नहीं है, फिर भी वो खुश है कि उसका जन्म इसी परिवार में हुआ। रात को वो अपना ग्रिमोयर चेक करता है और देखता है कि उसके सारे एट्रीब्यूट्स रैंक के हैं। तब उसे आज की सबसे बड़ी सीख मिलती है कि इस दुनिया में सिर्फ वही हेल मोड, सबसे मुश्किल मोड पर खेल रहा है। सेरेमनी में जितने भी बच्चे थे सब 5 साल के थे, मतलब सब लेवल 1 पर थे। रैंक सिस्टम शायद ये दिखाता है कि लेवल बढ़ने पर ग्रोथ कितनी होगी, इसलिए वो मान लेता है कि हेल मोड में उसकी तरक्की नॉर्मल से बहुत कम है और उसी हिसाब से रैंक्स भी बहुत कम दिख रहे हैं। ये बात किसी आम इंसान को पागल बना दे, लेकिन एलन तो कमजोर गेम्स को चुनौती देने आया है। वो पूरी जिंदगी ये साबित करेगा कि हार्डकोर गेमिंग ही असली रास्ता है। फिर भी सेरेमनी वाला ग्लिच साफ दिखाता है कि डेवलपर्स को इसे ठीक करना होगा, इसलिए वो फैसला करता है कि वो शिकायत करेगा और लेटर्स की बारिश कर देगा, क्योंकि एक नो लाइफ गेमर को कम नहीं समझा जा सकता। समय गुजरता है और एक दिन एलन नोटिस करता है कि उसके पिता थोड़ा अजीब बर्ताव कर रहे हैं। उसकी माँ बताती है कि वो कल देर से घर आए थे, तभी से ऐसे हैं। थोड़ी देर बाद वो गर्टा के घर जाते हैं। क्रेना एक्साइटेड होकर एलन को बताती है कि स्वॉर्ड लॉर्ड स्वॉर्ड्सवुमन से भी ज्यादा ताकतवर होता है। अब मैं और भी ज्यादा स्ट्रांग होने वाली हूँ। ये सुनकर एलन नकली हैरानी दिखाता है और जानबूझकर बेवकूफ बनने का नाटक करता है। वो बोलता है कि वो तो पहले से ही अपनी ताकत से उसे कुचल देती है। मटिल्डा बताती है कि गांव का मुखिया थोड़ी देर पहले आया था और जश्न के लिए शराब की एक बोतल तोहफे में देकर गया है, इसलिए आज उसे खोल सकते हैं। रॉडन थोड़ा नाराज सा एटीट्यूड रखते हुए उन्हें बधाई देता है और बोलता है कि अब मजे से शराब पी सकते हो। गर्टा भी उसी टोन में जवाब देता है और कहता है कि इस घर में पहले मेहमान पीते हैं। एलन सोचने लगता है कि कहीं उसके पिता स्वॉर्ड लॉर्ड वाली बात से जल तो नहीं रहे, लेकिन वो जानता है कि रॉडन इतनी छोटी सोच का नहीं है, तो जरूर कोई और वजह होगी। रॉडन पहला ड्रिंक परोसने की कोशिश करता है, लेकिन गर्टा उसे रोक देता है और कहता है कि मैं उस चेहरे के साथ डाली गई शराब नहीं पीऊंगा जो इतना सड़ा हुआ है। वो उसे बस मजे किरकिरे करने से मना करता है। तभी रॉडन अचानक बोतल जमीन पर पटक देता है और कहता है कि वो सच में खुश है, क्योंकि क्रेना को बहुत शानदार टैलेंट मिला है और ये जश्न की बात है। गर्टा उससे पूछता है कि फिर तुमने ये क्यों कहा था कि तुम हमारे परिवार से रिश्ता तोड़ रहे हो? ये सुनकर सब चौंक जाते हैं। रॉडन याद दिलाता है कि वो ऐसा नहीं चाहता, लेकिन क्रेना का टैलेंट बहुत खास है, इसलिए वो शाही सेना ज्वाइन कर सकती है और देश की सेवा कर सकती है। यहाँ तक कि वो एक रईस भी बन सकती है और ऐसे लोग गुलामों के साथ मिलजुल कर अपना समय बर्बाद नहीं करते। एलन तब समझ जाता है कि उसके पिता असल में उनका भला करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गर्टा सख्ती से बोलता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एलन अब उनकी लड़ाई से थकने लगता है, तो वो क्रेना से कहता है कि वह दोनों को शांत करवाए। क्रेना तुरंत अपनी लकड़ी की तलवार उठा लेती है और बीच में कूदने को तैयार हो जाती है, लेकिन उससे पहले ही मटिल्डा और थेरेसिया स्थिति को संभाल लेती है। जब सब आखिरकार शांत हो जाते हैं, तो एलन मटिल्डा से पूछता है कि क्या वो हमेशा से ऐसे ही थे? वो बताती है कि पिता बनने के बाद वो थोड़े शांत हो गए हैं, लेकिन पहले वो बहुत गुस्सैल थे और अक्सर एक दूसरे को मुक्का मार देते थे। थेरेसिया पुरानी यादों को याद करके मुस्कुराती है और बताती है कि वो चारों बचपन के दोस्त हैं और एक ही गांव में साथ बड़े हुए थे। मटिल्डा बताती है कि करीब 10 साल पहले एक नया गांव बसाने की खबर फैली थी और तब उन्होंने साथ में वहां जाने का फैसला किया था। उन्होंने ग्रुप डिस्कशन किया था कि मिलकर अपने घर बनाएंगे, इसलिए दोनों घरों का डिजाइन एक जैसा है। रॉडन बताता है कि मेहनत और सामान को देखते हुए दोनों घर एक साथ बनाना ज्यादा आसान था। गर्टा कहता है कि सपोर्ट बीम्स उसने लगाए थे और रॉडन याद दिलाता है कि दीवारें और फर्श उसने बनाए थे। गर्टा हंसते हुए कहता है कि छत भी उसी ने बनाई थी। रॉडन बताता है कि उसने शादी के दिन के बाद कभी शराब नहीं पी थी।
और गर्टा कहता है कि उसके साथ भी ऐसा ही है। अगले दिन जब वो काम कर रहे होते हैं तो किसी के द्वारा गर्टा को बताया जाता है कि ऑर्डर ऑफ नाइट्स शाही शूरवीर क्रेना से मिलने आ रहे हैं। ये सुनते ही रॉडन और गर्टा अपने बच्चों के साथ आम लोगों के गांव की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं सिर्फ क्रेना को देखने के लिए। एलन कहता है कि लगता है स्वॉर्ड लॉर्ड वाली खबर पहले ही फैल चुकी है। तभी डोरा अचानक उसके पास आता है। डोरा उसे ताना मारते हुए पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है और बोलता है कि बिना टैलेंट वाले लूजर्स की यहाँ कोई जगह नहीं है। क्रेना गुस्से में उसे काटने दौड़ती है, लेकिन उसका पिता जल्दी से उसे पकड़कर रोक लेता है। तभी गांव का मुखिया घोषणा करता है कि ऑर्डर ऑफ नाइट्स आ चुका है और सब लोग रास्ता छोड़ देते हैं। सब लोग कैप्टन को पहचान लेते हैं, जो एक मशहूर स्वॉर्ड मास्टर जेनोफ होता है। क्रेना असली नाइट्स को देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। 3 साल हो चुके हैं जब से वो और एलन नाइट्स खेलते आ रहे हैं और आज वो असली नाइट्स को देख रही है। क्रेना खुशी खुशी नाइट कैप्टन को अपना परिचय देती है और एलन सोचता है कि क्या वो गांव छोड़कर नाइट बनने चली जाएगी। गर्टा जल्दी से जेनोफ को बताता है कि उसकी बेटी सिर्फ 5 साल की है और उसने कभी असली तलवार को हाथ भी नहीं लगाया है, इसलिए उसका कोई चांस नहीं है। जेनोफ को इसमें कोई दिक्कत नहीं दिखती, क्योंकि आखिर में वो फिर भी एक स्वॉर्ड लॉर्ड है। जब तक कि गर्टा ये मानने से डर रहा हो कि उसने अप्रेजल सेरेमनी के नतीजों में हेरफेर किया है ताकि बैरन ग्रैनविल को धोखा दिया जा सके। गर्टा घबरा कर मना करता है, लेकिन जेनोफ वाइस कैप्टन को आगे बढ़ने को कह देता है बिना उसका विरोध सुने। एलन को पहले से ही महसूस होने लगता है कि कुछ गलत है। जेनोफ उन्हें चेतावनी देता है कि अप्रेजल सेरेमनी के नतीजों को गलत बताना मौत की सजा वाला अपराध है, इसलिए उन्हें यह तय करना होगा कि क्रेना का स्वॉर्ड लॉर्ड टैलेंट सच में असली है या नहीं। इसी वजह से अब एक तलवारबाजी का मुकाबला डुअल होगा। गर्टा उससे दया की भीख मांगता है और बोलता है कि उसकी बेटी की जान खतरे में है, लेकिन जेनोफ अब साफ शब्दों में कह देता है कि क्रेना को लड़ना ही होगा, वरना उसी जगह उसे और उसके पूरे परिवार को मार दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही क्रेना पहली बार असली तलवार देखती है, वो तुरंत उसकी तरफ दौड़ती है और मासूमियत से पूछती है कि क्या मैं इसे इस्तेमाल कर सकती हूँ। बिना किसी झिझक के वो बड़ी सी तलवार उठा लेती है और एक्साइटेड होकर नाइट्स के वाइस कैप्टन को मुकाबले के लिए चुनौती देती है। वाइस कैप्टन अपना नाम लिब्रॉन बताता है और उसका चैलेंज स्वीकार कर लेता है। वो बड़ी आसानी से क्रेना का पहला हमला रोक लेता है। क्रेना बिना किसी मेहनत के तलवार घुमाती है और डोरा ये देखकर हैरान हो जाता है कि वो ऐसी तलवार चला रही है जो उसकी ऊंचाई के बराबर है। एलन जानता है कि रोज की खेलड़ाई की वजह से क्रेना की तलवारबाजी का कौशल लगभग लेवल 5 फीट तक होना चाहिए, लेकिन उसे ये नहीं पता कि ये असली लड़ाई में कितना काम आएगा। लिब्रॉन आखिरकार जवाबी हमला करने का फैसला करता है और क्रेना मुश्किल से अपनी तलवार से उसका वार रोक पाती है। ये देखकर उसका पिता घबरा जाता है। वो पीछे हटती है और फिर से उस पर हमला करती है, लेकिन लिब्रॉन एक जोरदार किक से उसे दीवार से टकरा देता है। गर्टा पूरी तरह बेकाबू हो जाता है, लेकिन नाइट्स उसे पकड़ लेते हैं ताकि वो बीच में ना आ सके। रॉडन और एलन भी ये सब देख नहीं पाते और उन्हें भी नाइट्स पकड़ लेते हैं। एलन अंदर से बहुत गुस्से में होता है, क्योंकि ये साफ तौर पर एक 5 साल की बच्ची के लिए बहुत ज्यादा है और भले ही वो स्वॉर्ड लॉर्ड हो, बड़ों के पास स्किल और लेवल दोनों का फायदा होता है। सबकी चिंता के बावजूद क्रेना दोबारा खड़ी हो जाती है और अब उसके चारों तरफ एक बहुत ही खतरनाक ऊर्जा ऑरा फैल जाती है। यहाँ तक कि वाइस कैप्टन भी उस दबाव को महसूस करता है और जल्दी जल्दी उसके हमलों को रोकने लगता है। लेकिन इस बार क्रेना इतनी ताकतवर हो जाती है कि वो अपनी जगह तक नहीं संभाल पाता और समझ जाता है कि ये कोई एक्स्ट्रा स्किल है। एलन पूरी लड़ाई को हैरानी से देखता रहता है और आखिर में क्रेना आखिरी वार करती है, जिससे लिब्रॉन की तलवार 2 टुकड़ों में टूट जाती है। तभी जेनोफ घोषणा करता है कि मुकाबला खत्म हो गया है और सबको हथियार नीचे रखने को कहता है। क्रेना को हैरानी होती है कि ये इतनी जल्दी खत्म कैसे हो गया, लेकिन फिर भी वो लिब्रॉन को शुक्रिया कहती है और कहती है कि वो एक ताकतवर दादाजी है। लिब्रॉन उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो इतना बूढ़ा नहीं है, वो सिर्फ 24 साल का है, लेकिन फिर हार मानकर वही गिर जाता है। पूरी भीड़ खुशी से चिल्लाने लगती है और क्रेना का नाम लेकर उसका उत्साह बढ़ाती है। सब बोलते हैं कि एक 5 साल की बच्ची ने नाइट्स के वाइस कैप्टन को हरा दिया। अब सबको पूरा भरोसा हो जाता है कि वो असली स्वॉर्ड लॉर्ड है। गर्टा खुशी से हंसने लगता है और तुरंत अपनी बेटी को गर्व से गले लगा लेता है। रॉडन सिर्फ ये देखकर राहत महसूस करता है कि वो ठीक है। जेनोफ भी समझ जाता है कि क्रेना की टूटी तलवार देखने के बाद अब कोई शक नहीं रह गया, इसलिए वो गर्टा को स्वॉर्ड लॉर्ड को पालने के लिए सम्मान देता है और अपने रूखे बर्ताव के लिए माफी मांगता है। गर्टा अभी भी अंदर से नाराज होता है, लेकिन जेनोफ बोलता है कि उसकी बेटी का टैलेंट बहुत शानदार है, इसलिए वो उसके भविष्य पर बात करना चाहता है। गर्टा को भरोसा नहीं होता, लेकिन जेनोफ कहता है कि वह अपने दोस्तों को भी साथ ला सकता है। ये सुनकर गर्टा मान जाता है और फिर सब मुखिया के घर खाना खाने जाते हैं। एलन देखता है कि गर्टा अभी भी परेशान है और वो उसे दोष भी नहीं दे पाता। उसे ये भी समझ आता है कि कैप्टन और मुखिया का बेटा वहां क्यों है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि डोरा और उसका पिता क्यों आए हैं। एलन मान लेता है कि डोरा बस स्वॉर्ड लॉर्ड के सामने फीका नहीं पड़ना चाहता। इस सब के बीच वो फैसला करता है कि वो टेबल पर रखे मोमो फ्रूट्स चुपके से घर ले जाएगा। जेनोफ सबको खाने के लिए कहता है और अपना सही परिचय देता है। वो बताता है कि वो नाइट्स का कैप्टन है और उसे उसके लॉर्ड ने भेजा था, ये देखने के लिए कि क्या यहाँ कोई सच्चा स्वॉर्ड लॉर्ड पैदा हुआ है, और अब नतीजा बिल्कुल साफ है। जेनोफ देवजी को बताता है कि इस नए गांव का नाम पूरी तरह बसने के बाद उसके नाम पर रखा जाना था, लेकिन अब जब यहाँ स्वॉर्ड लॉर्ड का जन्म हुआ है तो उसके लॉर्ड ने फैसला किया है कि इस ऐतिहासिक पल को सम्मान देने के लिए गांव का नाम क्रेना विलेज रखा जाएगा। ये सुनकर गर्टा पूरी तरह चौंक जाता है और उसका गुस्से वाला चेहरा तुरंत गायब हो जाता है। देवजी खुशी से ये फैसला स्वीकार करता है
और बैरन के फैसले का सम्मान करता है। जेनोफ इस बदलाव के लिए माफी मांगता है और बताता है कि 3 साल पहले एक स्वॉर्ड लॉर्ड, एक काउंट रईस परिवार में पैदा हुआ था। एलन कपड़ों में फल छुपाते हुए ये सुनकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे पूरा यकीन है कि स्वॉर्ड लॉर्ड सिर्फ सर्फ, गुलाम या बैरन क्लास में ही पैदा हो सकते हैं। जेनोफ आगे बताता है कि उस इंसान ने रॉयल फैमिली की सेवा की, लेकिन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। बाद में फिर से जांच हुई और पता चला कि उसका टैलेंट बस एक साधारण तलवारबाज का था। इसके बाद ये भी सामने आया कि कई रईसों ने अपने टैलेंट्स को बढ़ा चढ़ाकर बताया था। इसलिए साम्राज्य अब हर अप्रेजल रिजल्ट को अच्छे से वेरीफाई करता है। जेनोफ एक बार फिर माफी मांगता है। जेनोफ रेना को इतनी सख्त परीक्षा से गुजारने के लिए माफी मांगता है और गर्टा से कहता है कि वो अपनी बेटी को ऐसे ही संभाल कर पाले और एक सच्ची स्वॉर्ड लॉर्ड के रूप में आगे बढ़ने में उसकी मदद करे। वो बताता है कि जब क्रेना 12 साल की हो जाएगी तब वो एकेडमी में पढ़ने जा सकती है और आगे चलकर सीधे रॉयल फैमिली के अंडर सेवा कर सकती है। जेनोफ ये भी साफ करता है कि भविष्य में किसी समय एक इंस्ट्रक्टर इस गांव में भेजा जाएगा, इसीलिए जिस भी बच्चे के पास टैलेंट है उसे पूरी मेहनत से पढ़ाई करनी होगी ताकि एकेडमी में एडमिशन मिल सके। क्रेना एक्साइटमेंट में एलन से कहती है कि उसे भी उनके साथ पढ़ाई करनी होगी, लेकिन डोरा बीच में बोलता है कि एलन तो खुद को पेपर बैग से भी बाहर फाड़कर नहीं निकाल सकता। ये सुनते ही दोनों फिर से लड़ने लगते हैं। तभी जेनोफ की नजर पहली बार एलन पर पड़ती है और रॉडन उसे बताता है कि ये उसका बेटा है। गर्टा एलन का सही परिचय देता है और जेनोफ तुरंत समझ जाता है कि ये वही रॉडन है जो मशहूर बोर हंटर, जंगली सुअर का शिकारी है। वो तुरंत खड़ा होकर गांव के इस लेजेंड को सम्मान देता है और बताता है कि बैरन को हर सर्दी इस गांव से आने वाला ग्रेट बोर मीट बहुत पसंद है। जेनोफ कहता है कि ये तारीफ सीधे बैरन की तरफ से है और बोलता है कि शिकार में सबसे खतरनाक रोल निभाने के लिए रॉडन एक सच्चा हीरो है। रॉडन उसका हाथ मिलाकर धन्यवाद करता है और वहां से निकलने के बाद एलन से कहता है कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि सर्फ होने के बावजूद भी बड़े लोग उन्हें पहचानते हैं। वो एलन से कहता है कि वो भी भविष्य में बड़े काम करेगा क्योंकि उसके अंदर उसके जीन्स है। एलन ये सुनकर मुस्कुराता है और तभी अपने पिता को बताता है कि वह चुपके से कुछ फल ले आया है ताकि माँ और मैश खा सके। ये सुनकर रॉडन जोर से हंसता है और उसके सिर पर प्यार से हाथ रखता है और यहीं पर एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। अगर आगे की कहानी मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एपिसोड 3 हेल मोड हार्डकोर गेमर की कहानी की शुरुआत एलन से होती है। एलन अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर ऐसा लगता है जैसे कोई बड़ी परेशानी हो गई हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। असल में एलन खुशी के मारे चिल्ला रहा था। कई सालों की मेहनत के बाद एलन का आखिरकार लेवल अप हो गया था। उसकी सारी पुरानी स्किल्स भी लेवल अप हो जाती है। इसके साथ ही उसे एक नई स्किल मिलती है जिसका नाम एनहांस। एलन सोचने लगता है कि क्या वो इस नई स्किल से अपने समन्स को और ज्यादा ताकतवर बना सकता है। तभी वो देखता है कि अब वो रैंक क्रिएचर्स को क्रिएट और समन कर सकता है। ये उसे पहले से पता था, लेकिन अब वो ये सोचने लगता है कि अगर वो पुराने क्रिएचर्स को आपस में मिला दे तो नए क्रिएचर्स बना सकता है या नहीं। इसके बाद एलन अपनी मन की दुनिया में जाता है और अपने कमजोर लेवल होने के बावजूद ड्रैगन समन करने की इच्छा करता है। फिर वो बाकी अपग्रेड्स चेक करता है। उसे पता चलता है कि अब उसका ग्रिमोयर 30 क्रिएचर कार्ड्स तक रख सकता है। इससे उसे पहले से कहीं ज्यादा स्टैट्स मिलते हैं। एलन ये भी समझता है कि उसकी तरक्की काफी धीमी है क्योंकि पिछली बार उसे लेवल अप हुए 2 साल हो चुके हैं, लेकिन वो ये भूल जाता है कि उसने रोज पत्थर फेंक फेंक कर एक पेड़ पर बहुत बड़ा गड्ढा बना दिया है। दूसरी तरफ उसकी माँ फिर से प्रेग्नेंट है। अब एलन घर के कामों में ज्यादा मदद करने लगा है। उसके माता पिता आपस में बात करते हैं कि इस बार बच्चा लड़का होगा या लड़की। अगर लड़की हुई तो नाम रखने का मौका माँ को मिलेगा। उसी समय एलन देखता है कि उसका मैना फिर से पूरा भर गया है। वो अपना ग्रिमोयर खोलता है और उसे गॉड ऑफ क्रिएशन इलिया की तरफ से एक और लेटर मिलता है। एलन भगवान का नाम जोर से बोल देता है, जिस पर उसके डैड उसे डांटते हैं और कहते हैं कि भगवान का नाम बिना वजह नहीं लेना चाहिए। एलन पूरा लेक्चर नहीं सुनना चाहता, इसलिए वो सबका ध्यान भटकाने के लिए कह देता है कि रॉडन के हाथ पर जो पुराना निशान था वो अब गायब हो गया है। रॉडन बताता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने बोर हंट के दौरान ट्रायल ऑफ गॉड्स पास किया था। एलन को जिज्ञासा होती है तो रॉडन समझाता है कि ट्रायल ऑफ गॉड्स एक खास घटना होती है। ये कभी कभी शिकार के समय होती है। उस समय शरीर में अचानक ऊर्जा आ जाती है और सारे घाव अपने आप ठीक हो जाते हैं। ये सुनकर एलन समझ जाता है कि उसके डैड जिस चीज के बारे में बात कर रहे थे वो असल में लेवलिंग अप की प्रक्रिया ही है। बस इस दुनिया के लोग इसे ट्रायल ऑफ गॉड्स कहते हैं। एलन सोचता है कि उसके डैड का लेवल काफी ज्यादा होना चाहिए क्योंकि वो एक अनुभवी बोर हंटर है। उनके मुकाबले एलन अभी भी लेवल 1 पर ही अटका हुआ है, जबकि उसकी समन स्किल 2 बार लेवल अप हो चुकी है। फिर भी एलन जानता है कि असली लेवल अप के लिए मॉन्स्टर्स का शिकार करना जरूरी होता है। लेकिन समस्या यह है कि गांव के नियमों के हिसाब से सर्स को बिना इजाजत गांव छोड़ने की अनुमति नहीं होती। इसलिए वो सीधे कुछ कहने के बजाय एक चालाक तरीके से बात करने का फैसला करता है और बातों बातों में बोल देता है कि शिकार पर जाना कितना अच्छा होता है। रॉडन ये सुनते ही उसे रोक देते हैं और कहते हैं कि शिकार बहुत खतरनाक होता है और बच्चों को जंगल के पास भी नहीं जाना चाहिए। ये सुनकर एलन काफी निराश हो जाता है। उसी रात एलन फैसला करता है कि डेव्स ने जो लेटर भेजा है उसमें आखिर लिखा क्या है, जैसे उसने उम्मीद की थी। डेव्स ने वो टेक्स्ट ग्लिच ठीक कर दिया है जिसकी वजह से अप्रेजल सेरेमनी के समय काले पत्थर पर उसकी समनर क्लास दिखाई नहीं दे रही थी। सिर्फ इतना ही नहीं, डेव्स ने आधिकारिक तौर पर पोप को भी एक दैवीय संदेश ऑरेकल भेज दिया है ताकि वो इस नई जॉब क्लास के बारे में जागरूक रहे और भविष्य में ये सही तरीके से दिखाई दे सके। इसके अलावा डेव्स ने उस दिक्कत को भी सुलझा दिया है जिसमें एलन की सारी स्किल्स रैंक पर अटकी हुई दिख रही थी। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि सामान्य गणना का तरीका ग्रोथ रेट के हिसाब से क्षमता मापता है। इसलिए डेव्स ने एलन को एक स्पेशल पोटेंशियल डिस्प्ले पेज भेजा है जो ग्रोथ स्पीड पर निर्भर नहीं करता। जब एलन उसे चेक करता है तो उसे पता चलता है कि अटैक और सहन शक्ति एंड्योरेंस को छोड़कर बाकी सभी स्टैट्स में उसके काफी अच्छे नंबर्स हैं। उसका मैना और इंटेलिजेंस रैंक पर है जो एक समनर के लिए बिल्कुल सही है, लेकिन क्योंकि उसने हेल मोड चुना है इसलिए अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचना लगभग नामुमकिन जैसा है। फिर भी एलन मेहनत से कभी नहीं डरता है। वो तुरंत फैसला करता है कि अपनी एनहांस स्किल को एक टिड्डे ग्रासहॉपर मॉन्स्टर पर आजमाएगा। वो नोटिस करता है कि ये स्किल उसके समन किए हुए जीव के स्टैट्स को बढ़ा देती है, लेकिन उसके खुद के स्टैट्स पर कोई असर नहीं डालती। वो एक ताकतवर टिड्डे को समन करता है जो 1 सेकंड के लिए सुनहरा चमकता है, लेकिन तभी उसकी माँ वहां आ जाती है और उसे अपने पैरों तले कुचल देती है। अगले दिन रॉडन शिकार के लिए निकल जाते हैं। एलन पहले घर के सारे काम खत्म करता है और उसके बाद अपने प्रयोग शुरू करता है। वो मौजूद जीवों के हर मुमकिन कॉम्बिनेशन को ट्राई करता है ताकि कुछ नया बना सके, लेकिन उसे सफलता सिर्फ तब मिलती है जब वो कीड़ों, बग्स को पक्षियों, बर्ड्स के साथ मिलाता है। नतीजे में किसी तरह एक घास वाला जीव, ग्रास टाइप क्रीचर बनता है।
ये लॉजिक इतना अजीब होता है कि ज्यादा बेवकूफी भरा लगता है। फिर भी एलन ये देखने के लिए उत्साहित होता है कि ये घास वाला समन उसे कौन से फायदे देगा। वो बहुत खुश हो जाता है जब उसे पता चलता है कि ये उसकी मैना क्षमता को बढ़ाता है, जिससे वो और ज्यादा समन्स और फ्यूजन्स कर सकता है। एलन को लगता है कि ये उसकी ग्रोथ को काफी तेज बना सकता है। वो तुरंत उस जीव को समन करता है जो एक जिंदा सेब जैसा दिखता है, जिसके हाथ पैर लकड़ी की डंडियों जैसे होते हैं। एलन समझ जाता है कि ये लिविंग एप्पल लड़ाई के लिए नहीं बना है। वो चेक करता है कि उसकी खास ताकत सुगंध अरोमा है। वो एप्पल को अपनी ताकत इस्तेमाल करने का आदेश देता है। वो अचानक जमीन में समा जाता है और फिर वहां से एक लंबा सा पौधा निकलता है जिसमें से बहुत मीठी खुशबू आती है। एलन को लगता है कि ये ताकत काफी बेकार है, लेकिन उसकी माँ को वो खुशबू बहुत पसंद आती है, इसलिए वो पौधे को वही छोड़ देता है। थोड़ी देर बाद क्रेना फिर से एलन के साथ प्रैक्टिस करने आती है। हमेशा की तरह एलन उससे बुरी तरह हार जाता है, लेकिन क्रेना नोटिस करती है कि वो पहले से थोड़ा बेहतर हो गया है। एलन जानता है कि इसका कारण उसकी स्वॉर्ड मास्टरी स्किल है, जो क्रेना के साथ रोज प्रैक्टिस करने से लेवल 3 तक पहुंच चुकी है। इसके अलावा समन जीवों की वजह से उसे एक्स्ट्रा स्टैट्स भी मिल रहे हैं। क्रेना के जाने के बाद एलन घर के पीछे पेड़ पर पत्थर फेंकने लगता है, लेकिन मानसिक रूप से वो काफी थका हुआ महसूस करता है, क्योंकि अब तक वो एक भी बार लेवल अप नहीं कर पाया है। उसे अपने छोटे भाई मैश का भी ध्यान रखना पड़ता है और घर के कामों में मदद करनी पड़ती है, क्योंकि उसकी माँ गांव के लिए और मजदूर बनाने में व्यस्त रहती है। उसे लगता है कि ये पत्थर फेंकने वाली ट्रेनिंग ज्यादा काम की नहीं है, फिर भी वो करता रहता है। उसने एप्पल के पौधों का एक छोटा सा बगीचा भी बना लिया है, क्योंकि उनकी मीठी खुशबू मैना रिकवरी के समय को 6 घंटे तक कम कर देती है। रात को एलन और उसका परिवार रॉडन के घर लौटने का बेसब्री से इंतजार करते हैं, लेकिन जब काफी देर हो जाती है तो वो चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि रॉडन को आज इतनी देर नहीं होनी चाहिए थी। अचानक बाहर से शोर सुनाई देता है। वो देखते हैं कि गांव वाले एक घायल रॉडन को किसी लकड़ी के बोर्ड पर उठाकर ला रहे हैं। एलन और उसके माता पिता बाहर भागते हैं और गांव वालों की मदद करते हैं रॉडन को घर के अंदर लाने में। उसके पेट पर बहुत बड़ा घाव होता है। गर्टा बताता है कि रॉडन के पेट में जंगली सुअर का दांत सीधा घुस गया था। अगर दुर्लभ औषधीय जड़ी बूटी रेयर मेडिसिनल हर्ब नहीं होती तो वो घर पहुंचने से पहले ही मर जाता। उनकी माँ पूछती है कि उसके पास वो महंगी जड़ी बूटी कहां से आई। गर्टा बताता है कि नाइट कैप्टन ने कुछ सोने के सिक्के दिए थे क्रेना के साथ अपने बर्ताव के लिए माफी के तौर पर, और उन्हीं पैसों से उसने जड़ी बूटियां खरीदी थी। कुछ गांव वाले बोलने लगते हैं कि रॉडन के घायल होने में आम लोगों कॉमनर्स की गलती है और वह इसे अपने तरीके से सुलझाने के लिए तैयार है। तभी मैश शोर सुनकर वहां आ जाता है और रोने लगता है। एलन उसे अंदर ले जाकर सुला देता है। गर्टा गांव वालों से कहता है कि वो सब शांत रहें और कोई लड़ाई शुरू ना करें। वो खुद अपने सबसे अच्छे दोस्त के पास रुककर उसकी देखभाल करेगा। एलन धीरे धीरे गर्टा के पास जाता है और थोड़े डर के साथ पूछता है कि क्या सच में मेरे डैड के घायल होने की वजह कोई आम इंसान था। गर्टा बिना बात घुमाए हाँ कह देता है। गर्टा बताता है कि कुछ दिन पहले गांव के मुखिया ने फैसला लिया था कि आम लोगों को भी सुअर के शिकार में शामिल किया जाएगा। वजह यह थी कि सुअर का मांस बहुत कीमती होता है। उसका ज्यादातर हिस्सा बैरन को चला जाता है और जो बचता है वो शिकारियों में बांटा जाता है। आम लोगों को ये मांस सिर्फ जरूरी चीजों के बदले व्यापार करके मिलता है। वो कभी खुद से शिकार में शामिल नहीं होते, क्योंकि वह जानते हैं कि इतने बड़े जानवर को संभालना उनके बस की बात नहीं है। लेकिन इस बार स्थिति अलग थी। नाइट कैप्टन जेनोफ ने रॉडन की बहुत तारीफ की थी और उसे हीरो कहा था। आम लोगों को लगा कि अगर रॉडन साथ रहेगा तो वो सुरक्षित रहेंगे। गर्टा कहता है कि ना वो और ना ही रॉडन आम लोगों को शिकार में लाने के पक्ष में थे, लेकिन मुखिया का आदेश मना करना मुमकिन नहीं था। समस्या तब और बढ़ गई जब बहुत से लोगों ने प्रैक्टिस को गंभीरता से नहीं लिया। वो एक सर्फ से ट्रेनिंग नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि वो उन्हें खुद से नीची जाति का समझते थे। शिकार वाले दिन आम लोगों को यह काम दिया गया कि वो सुअर का ध्यान भटकाएं ताकि बाकी लोग हमला कर सके, लेकिन उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी। वो अपने हथियार गिराकर भागने लगे। उनमें से एक अनाड़ी आदमी जमीन पर गिर गया। उसे बचाने की कोशिश में रॉडन के पेट में सुअर का दांत सीधा घुस गया। किसी तरह सबने मिलकर उस विशाल सुअर को हरा दिया। दुर्लभ जड़ी बूटी की मदद से रॉडन की जान बच पाई। गर्टा एलन और उसकी मां से कहता है कि वो अगले दिन रॉडन के मांस का हिस्सा लेकर आएगा और उन्हें हिम्मत रखने को कहता है। अगली सुबह एलन उठता है और देखता है कि उसकी मां उसके डैड की देखभाल कर रही है। एलन कहता है कि वो उनकी जगह ये काम संभाल लेगा, लेकिन उसकी मां बोलती है कि वो ठीक है। तभी रॉडन अचानक झटके से उठ बैठता है। वो अभी भी यही सोच रहा होता है कि वो शिकार के बीच में है। ये देखकर पूरी फैमिली को राहत मिलती है कि वो होश में वापस आ गया है। इस भावुक पल में एलन को एहसास होता है कि अब तक वो अपना समय सही तरह से इस्तेमाल नहीं कर रहा था। वो सिर्फ ताकतवर बनने पर ध्यान दे रहा था, लेकिन उसके पीछे कोई साफ मकसद नहीं था। अब वो समझ जाता है कि ये दुनिया यहाँ रहने वाले लोगों के लिए कोई गेम नहीं है। उसकी फैमिली और गांव के लोग सब असली है। एलन फैसला करता है कि अब वो अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करेगा ताकि अपनी फैमिली को सुरक्षित रख सके, खासकर तब जब उसके डैड कुछ समय तक चल भी नहीं पाएंगे।
तभी गर्टा वहां रॉडन का शिकार का हिस्सा लेकर आता है। रॉडन को होश में देखकर वो खुश हो जाता है। वो रॉडन से कहता है कि किसी बात की टेंशन ना ले और बस जल्दी ठीक होने पर ध्यान दे, क्योंकि इस सर्दी बाकी गांव वाले उसकी फैमिली की मदद करेंगे। अचानक एलन बोलता है और अपने डैड से इजाजत मांगता है कि वो उनकी नौकरी संभालना चाहता है ताकि फैमिली का सहारा बन सके। रॉडन थोड़ी देर सोचता है और फिर हाँ कह देता है। एलन उसी दिन काम शुरू कर देता है। वो सबसे पहले कुएं से पानी निकालता है और भारी बाल्टियां उठाता है, जो आमतौर पर किसी बड़े आदमी के लिए भी मुश्किल होता है। सब लोग हैरान रह जाते हैं ये देखकर कि एलन इतना ताकतवर कैसे हो गया है। लेकिन सच ये है कि एलन ने अपने समझ की मदद से अपनी शारीरिक ताकत को पूरी तरह बढ़ा लिया है, पूरी तरह मैक्स कर लिया है। उसे इस बात की चिंता नहीं होती कि लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि क्रेना पहले से ही बाहर की दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचे रहती है। पानी पहुंचाने के बाद एलन खेतों में जाता है, जहां गर्टा उसे आलू काटना, हार्वेस्ट करना सिखाता है। गर्टा कहता है कि आलू निकालने के लिए दोनों हाथों का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन एलन दिखावा करता है और सिर्फ एक हाथ से पूरी आलू की गुच्छी बाहर खींच लेता है। वो हंसते हुए कहता है कि उसे ये ताकत अपने डैड से मिली है। वो पूरा दिन खेत में काम करता है और सारे आलू निकाल देता है। बाद में वो उन आलूओं को देखकर सोचता है कि ये सिस्टम कितना गलत है, जहां सर्फ्स इतनी मेहनत करते हैं लेकिन आधे से ज्यादा आलू बैरन ले जाता है। तभी उसे घर की तरफ से आवाज सुनाई देती है। वो देखता है कि कुछ मेहमान आए हैं। वो गांव का मुखिया होता है और उसके साथ वही आदमी भी होता है जिसकी वजह से रॉडन घायल हुआ था। गांव का मुखिया कुछ फल तोहफे में लाया होता है और वो आदमी रॉडन से माफी मांगता है। रॉडन शांति से बात करता है और उसे भविष्य में सावधान रहने को कहता है अगर वो शिकार जारी रखना चाहता है। लेकिन थेरेसिया इतनी आसानी से माफ नहीं करती। वो उस आदमी को समझाती है कि हर किसी की फैमिली होती है, चाहे वो अमीर हो या गरीब, और किसी की जान को हल्के में नहीं लेना चाहिए। थोड़ी देर में बाकी सर्व्स भी रॉडन को देखने आ जाते हैं। उनके मजाकिया व्यवहार को देखकर थेरेसिया का गुस्सा भी शांत हो जाता है। अगले दिन एलन अकेले जंगली घास के मैदान में जाता है। वो सर्दियों के लिए परिवार की मदद करने का अपना प्लान शुरू करता है। वो अपनी इन्वेंट्री से मेंढक, फ्रॉग्स समन करता है और अपने चेहरे को हाथों से ढक लेता है, क्योंकि सारे मेंढक उस पर कूद पड़ते हैं। फिर वो एक आसान सा जाल बिछाता है और मेंढकों को प्रोवोक, उकसाने वाली स्किल यूज करने को कहता है ताकि जंगली पक्षी आकर्षित हो सके। एलन थोड़ी देर इंतजार करता है लेकिन कुछ भी नहीं आता। वो सोचता है कि शायद प्लान फेल हो गया है और वापस जाने का फैसला करता है। तभी उसकी नजर एक पक्षी पर पड़ती है। एलन उस पक्षी को अपनी तरफ आते हुए देखता है और उसे पकड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि ये कोई आम पक्षी नहीं है। ये रैंक का मॉन्स्टर है जिसका नाम अल्बाहोरन है। ये मॉन्स्टर बिना सोचे समझे सारे जाल नष्ट कर देता है और फिर मेंढकों को एक एक करके हरा देता है। एलन समझ जाता है कि वो रैंक मॉन्स्टर के सामने टिक नहीं पाएगा, इसलिए वो वहां से भागने लगता है। लेकिन तभी उसके सामने उसका स्टेटस विंडो खुल जाता है। वो सोचता है कि जब उसने अपने शारीरिक स्टैट्स को सीमा तक बढ़ा लिया है तो शायद वो इस मॉन्स्टर को हरा सकता है। ये सोचकर वो वापस लड़ने का फैसला करता है। वो सबसे पहले एक पत्थर उठाता है और मॉन्स्टर के सिर पर जोर से फेंकता है। इसके बाद वो अपनी तलवार लेकर सीधे उस पर हमला कर देता है। मॉन्स्टर भी उसे हिट करता है, लेकिन एलन तुरंत कुत्तों, डॉग्स का एक झुंड समन कर देता है। कुत्ते मॉन्स्टर को काटते हैं और उसे थोड़ी देर तक व्यस्त रखते हैं, लेकिन ये ज्यादा देर तक नहीं चलता। बर्ड मॉन्स्टर जल्दी ही सारे कुत्तों को हरा देता है। इसके बाद एलन फिर से अपनी तलवार लेकर लड़ाई में कूद जाता है। मॉन्स्टर उसे दोबारा हिट करता है और इस बार उसे ज्यादा चोट लगती है, क्योंकि उसके समन्स हार चुके होते हैं और उसके कई बफ्स भी खत्म हो चुके होते हैं। अब एलन खुद को इतना कमजोर महसूस करता है कि वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता है। तभी मॉन्स्टर बर्ड उस पर एक बार फिर हमला करता है। एलन किसी तरह अपनी तलवार से उसका हमला रोक लेता है, लेकिन उसे लगता है कि शायद अब सब खत्म होने वाला है। यहीं पर ये वीडियो खत्म हो जाता है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग और अगली बार फिर मिलेंगे। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एलन और अल्बाहोरन के बीच एक खतरनाक लड़ाई होती है। एलन को लगता है कि अब शायद उसके पास जीतने का मौका है, लेकिन जैसे ही वो देखता है कि अल्बाहोरन बिना किसी मेहनत के उसके सारे भेड़ियों, वुल्व्स को खा जाता है, स्थिति बहुत जल्दी खराब हो जाती है। अब उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। एलन अपनी तलवार से फिर से हमला करता है, लेकिन इस बार वो पहले से भी ज्यादा जोर से दूर फेंक दिया जाता है। अल्बाहोरन उसके और पास आ जाता है और उसके ऊपर खड़ा हो जाता है। साफ दिख रहा होता है कि वो उसे खाने की कोशिश कर रहा है। अपनी जान बचाने के लिए एलन कांपते हुए अपनी तलवार ऊपर उठाता है। उसका पूरा शरीर डर से कांप रहा होता है और उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही होती है कि क्या ये सच में मेरा अंत है। आखिरी उपाय के तौर पर एलन 2 जोंक लीचेस समन करता है। वो तुरंत अल्बाहोरन का खून चूसना शुरू कर देते हैं। इससे अल्बाहोरन थोड़ा कमजोर होने लगता है और एलन को सोचने के लिए थोड़ा समय मिल जाता है। वो जानता है कि अभी वो पहले से काफी कमजोर है, क्योंकि उसके कुछ समन्स और बफ्स खत्म हो चुके हैं, लेकिन फिर भी उसे लगता है कि ये कोई गंभीर समस्या नहीं है। अब उसके दिमाग में एक साफ योजना बन चुकी होती है, जिससे वो इस जानवर को एक जोरदार आखिरी वार में खत्म कर सकता है। एलन फिर से अपने भेड़िए समन करता है
और भेड़ियों और जोंकों दोनों को एक साथ आगे बढ़कर हमला करने का आदेश देता है। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, एलन भी कूदता है और सीधे अल्बाहरन के सिर पर एक निर्णायक तलवार का वार मारता है। ये हमला इतना जोरदार होता है कि अल्बाहरन वही गिर जाता है और फिर कभी उठ नहीं पाता। उसका ग्रिमोयर उसे सूचित करता है कि उसने एक अल्बाहरन हरा दिया है और उसे 100 एक्सपी मिला है। ये संदेश देखकर एलन बहुत उत्साहित हो जाता है और कुछ समय तक अपनी जीत का जश्न मनाता है। इसके बाद वो अल्बाहरन को अपने परिवार के पास लेकर जाता है। सब लोग हैरान हो जाते हैं कि जिसे वो पहले एक कमजोर बच्चा समझते थे, उसने इतना खतरनाक मॉन्स्टर अकेले मार दिया। गर्टा उसे अल्बाहरन को सही तरीके से काटने में मदद करने की पेशकश करता है। मॉन्स्टर को बांधने के बाद गर्टा एलन को विस्तार में समझाता है कि मांस कैसे काटना है और कौन से हिस्से सुरक्षित और खाने लायक होते हैं। वो ये भी बताता है कि हर मॉन्स्टर के अंदर एक मैजिक स्टोन होता है और रैंक से ऊपर के मॉन्स्टर्स के मैजिक स्टोन साम्राज्य के कर कानूनों, टैक्स लॉज के अंदर आते हैं। लेकिन गर्टा को ये कोई बड़ी समस्या नहीं लगती, क्योंकि गरीब सर्स के लिए वो पत्थर वैसे भी किसी काम का नहीं है। गर्टा को लगता है कि मुखिया से उन्हें मांस की बेहतर कीमत मिल सकती है अगर वो बताएं कि शिकार एलन ने किया है, क्योंकि उसके पिता घायल हैं और शिकार नहीं कर सकते। अगले दिन मुखिया के दफ्तर में दोनों यही योजना इस्तेमाल करते हैं। शुरुआत में मुखिया सिर्फ छोटा हिस्सा देने पर अड़ा रहता है, लेकिन जब उसे बार बार याद दिलाया जाता है कि रॉडन कितना घायल है और एक छात्र की उम्र के लड़के एलन को अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ी, तो आखिरकार मुखिया मान जाता है और बड़ा हिस्सा देने के लिए राजी हो जाता है। मुखिया उन्हें पूरा मांस रखने देता है और खुद सिर्फ पंख और मैजिक स्टोन्स लेता है। एलन एक कदम आगे जाकर पूछता है कि क्या भविष्य में भी वो ऐसा सौदा जारी रख सकते हैं। गर्टा भी उसे मनाने की पूरी कोशिश करता है। थोड़ी देर सोचने के बाद मुखिया उनकी शर्तें मान लेता है और उसी व्यवस्था पर जारी रखने की अनुमति दे देता है। 3 दिन बाद एलन वही चाल इस्तेमाल करके 2 और अल्बाहरन से लड़ता है। पहले एक को हराने का आत्मविश्वास अब उसके अंदर आ चुका होता है। इस बार वो जोंक, भेड़िए और अपनी लकड़ी की तलवार की मदद से दोनों को रिकॉर्ड समय में हरा देता है। एलन हर 3 दिन में शिकार पर जा रहा होता है, लेकिन ये पहली बार होता है जब उसने कोई समन नहीं खोया होता, इसलिए वो बहुत खुश होता है। उसका ग्रिमोयर फिर से चमकता है और बताता है कि उसने 2 अल्बाहरन हराए हैं और 200 एक्सपी हासिल किया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि वो लेवल अप होकर लेवल 2 फीट पर पहुंच जाता है। ये देखकर एलन बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाता है और तुरंत अपने स्टैट्स चेक करता है। उसे दिखता है कि लेवल अप के बाद उसका एचपी और एमपी पूरी तरह ठीक हो गया है, लेकिन वो ये भी नोटिस करता है कि उसका स्टैट्स में बढ़ोतरी सामान्य से सिर्फ 60% ही हुई है और वो इस बात को समझ नहीं पाता। एलन इस बात को ज्यादा गहराई में नहीं सोचता। वो मान लेता है कि शायद उसे पूरे फायदे इसलिए नहीं मिले क्योंकि वो अभी अभी इस लेवल पर पहुंचा है। फिर भी वो बहुत खुश होता है और बस यही सोचता रहता है कि उसकी सारी मेहनत आखिरकार रंग लाई है। जैसे जैसे वो और सोचता है, उसे लगने लगता है कि शायद यही वो ट्रायल है जिसके बारे में रॉडन ने गॉड्स के ट्रायल के रूप में बताया था। सच में उसके अंदर एक अद्भुत एहसास आने लगता है और उसे समझ आ जाता है कि देरसवेर उसे अपने परिवार को सच बताना ही पड़ेगा। उसी दिन बाद में एलन घर वापस आता है। रॉडन ये देखकर हैरान हो जाता है कि वो एक ही दिन में 2 अल्बाहरन पकड़ लाया है। इसके बाद एलन तलवारबाजी की ट्रेनिंग के लिए क्रेना से मिलता है, लेकिन ट्रेनिंग और लड़ाई के बीच भी उसका दिमाग बार बार इसी बात में उलझा रहता है कि वो कब और कैसे ज्यादा अल्बाहरन शिकार कर पाएगा। ये प्रवास, माइग्रेशन का मौसम है और आसपास बहुत सारे अल्बाहरन हैं। उसे लगता है कि अगर वो अच्छे से मेहनत करे तो करीब 20 और अल्बाहरन शिकार करके लेवल 3 फीट तक पहुंच सकता है। अचानक उसकी सोच टूट जाती है जब क्रेना उसके सिर पर एक भारी वार करती है। इससे साफ हो जाता है कि वो मैच जीत चुकी है। अपनी जीत स्वीकार करने के बाद क्रेना बस उसे अलविदा कहती है और चली जाती है। उस रात बाद में एलन फैसला करता है कि अब अपने माता पिता को सच बताने का समय आ गया है कि वो अल्बाहरन को इतनी आसानी से कैसे हरा पा रहा है। लेकिन वो जानता है कि वो ये नहीं बता सकता कि उसे इंटरनेट पर दिखे किसी रैंडम गेम में खींच लिया गया था, क्योंकि ऐसा सुनकर उसके माता पिता उसे पागल समझ लेंगे। इसलिए एलन एक बेहतर स्पष्टीकरण सोचता है। वो उन्हें बताता है कि जब वो सिर्फ 1 साल का था तब उसने क्रिएशन गॉड इल्मिया से एक ओरेकल, दैवीय संदेश सुना था। एलन समझाता है कि ओरेकल का मतलब होता है कि वो एक सामान्य इंसान से ज्यादा होशियार और शारीरिक रूप से मजबूत है। इसके साथ साथ इसका मतलब ये भी होता है कि उसे ऐसे इम्तिहान से गुजरना पड़ेगा जिन्हें आमतौर पर 100 लोग भी पूरा नहीं कर पाते। ये सब सुनकर रॉडन को पहले ही समझ आ जाता है कि क्या हो रहा है। वो जान जाता है कि एलन गॉड्स के ट्रायल से गुजर चुका है। रॉडन ने उसी सुबह नोटिस किया था कि एलन के चेहरे का कट पहले ही ठीक हो चुका है, इसलिए उसके लिए यही एक स्पष्टीकरण सही लगता है। लेकिन थेरेसिया को ये सब समझ नहीं आता, खासकर इसलिए क्योंकि पिछले साल अप्रेजल सेरेमनी में एलन का रिजल्ट ये दिखा रहा था कि उसके पास कोई टैलेंट नहीं है। तब एलन बताता है कि कुछ महीने पहले उसे लॉर्ड इल्मिया से एक ओरेकल मिला था। वो समझाता है कि अप्रेजल के समय उसके एट्रीब्यूट्स कम इसलिए आए थे क्योंकि उसमें उसके ट्रायल्स की धीमी प्रगति को भी गिना गया था। वो ये भी बताता है कि उसे नो टैलेंट इसलिए माना गया क्योंकि उसका टैलेंट उस समय इतना नया था कि उसे ठीक से पहचाना नहीं जा सका। ये सुनकर रॉडन चौंक जाता है
क्योंकि इसका मतलब यह है कि एलन के पास सच में टैलेंट है। जब रॉडन पूछता है कि वो टैलेंट क्या है, तो एलन कहता है कि उसे खुद नहीं पता, क्योंकि लॉर्ड इल्मिया ने उसे पूरी जानकारी नहीं दी है। एलन को अपने पिता से झूठ बोलकर बुरा लगता है, लेकिन वो जानता है कि वो समनर होने की बात किसी को नहीं बता सकता। उसे डर है कि अगर लोगों को पता चल गया कि वो मॉन्स्टर समन और कंट्रोल कर सकता है, तो कुछ लोग गलत तरह से प्रतिक्रिया कर सकते हैं। वो ये भी जानता है कि पुनर्जन्म के बारे में तो वो बिल्कुल भी नहीं बता सकता। आखिर में थेरेसिया एलन को गले लगाती है और उसकी बहादुरी की तारीफ करती है, खासकर उसकी उम्र को देखते हुए। इसके बाद रॉडन एलन से पूछता है कि उसका अगला प्लान क्या है। एलन जवाब देता है कि अभी वो सिर्फ सारे ट्रायल्स पास करके खुद को काबिल साबित करना चाहता है। ये सुनकर रॉडन गर्व महसूस करता है, लेकिन वो एलन से ये भी कहता है कि अगर कभी मदद की जरूरत पड़े तो हिचकिचाए नहीं। एलन अपने माता पिता के समझने और साथ देने के लिए उन्हें धन्यवाद करता है। इसके बाद रॉडन एलन से कहता है कि फिलहाल ये बात राज रखना ही बेहतर होगा, क्योंकि अगर लोगों ने उसे झूठा पैगंबर समझ लिया तो बहुत परेशानी हो सकती है। हालांकि रॉडन ये भी कहता है कि गर्टा इसका अपवाद होगा, क्योंकि वो हमेशा क्रेना के स्वॉर्ड लॉर्ड होने की शेखी बघारता रहता है। रॉडन मजाक में कहता है कि अब उसे भी आखिरकार अपने बेटे के कूल होने की शेखी बघारने का मौका मिल गया है। जब सर्दियां आती हैं, तब एलन जमा करके रखे गए एक अल्बाहोरन को निकालता है और उसे काटना शुरू करता है। इसके बाद वो गर्टा के साथ शहर जाता है ताकि मांस का व्यापार करके सामान ले सके। गर्टा पहले ही सुन चुका होता है कि एलन को लॉर्ड इल्मिया का आशीर्वाद और ट्रायल मिला है, और सच कहें तो उसे बिल्कुल हैरानी नहीं होती। उसे हमेशा से लगता था कि एलन में कुछ खास है। रास्ते में चलते हुए दोनों आपस में बात करते रहते हैं। एलन आम लोगों, कॉमनर्स और सर्फ के अंतर का विषय निकालता है। गर्टा समझाता है कि इसका मुख्य अंतर सामाजिक स्थिति और करों, टैक्सेस से जुड़ा होता है। वो बताता है कि सर्फ्स एक अलग टैक्स सिस्टम के तहत आते हैं, जहां उन्हें हर बालिग के लिए साल में 3 गोल्ड कॉइन्स और हर बच्चे के लिए 1 गोल्ड कॉइन देना पड़ता है। ये सुनकर एलन पूछता है कि एक सर्फ को आम नागरिक बनने के लिए क्या करना पड़ता है। गर्टा आगे समझाता है कि अगर किसी परिवार को आम नागरिक बनना है तो उन्हें हर सदस्य के लिए 10 गोल्ड कॉइन्स नजराने के तौर पर देने पड़ते हैं। वो ये भी बताता है कि कुछ अफवाहें कि कभी कभी बैरन खुद लोगों को आम नागरिक का दर्जा दे देता है, लेकिन वो साफ कहता है कि ये सिर्फ अफवाहें हैं और इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये सब सुनकर एलन समझ जाता है कि उसकी माँ प्रेग्नेंट है और बहुत जल्द उनका परिवार 5 सदस्यों का हो जाएगा। ऐसे में आम नागरिक बनने के लिए उन्हें 50 गोल्ड कॉइन्स देने पड़ेंगे। ये रकम सुनकर एलन अंदर ही अंदर सोच में पड़ जाता है। एलन दिन का बाकी समय गर्टा के साथ व्यापार करते हुए बिताता है। धीरे धीरे उसे समझ आने लगता है कि व्यापार और सौदेबाजी असल में कैसे काम करती है। दिन के अंत तक वो अपनी पीठ पर लकड़ी का बड़ा गट्ठर लेकर घर वापस लौटता है। अब जब उसे अदला-बदली, बार्टरिंग का सिस्टम अच्छे से समझ में आ जाता है, तो वो ये भी महसूस करता है कि अगली बार शहर आने पर वो सही बाजार अनुसंधान, मार्केट रिसर्च कर सकता है। अगली बार जब एलन व्यापार के लिए शहर जाता है तो वो पूरा काम अकेले करता है। वहाँ वो हर चीज की बाजार कीमत और अदला-बदली की कीमत ध्यान से नोट करता है, ताकि भविष्य में ये जानकारी उसके काम आ सके। बाद में एलन एक जड़ी बूटी की दुकान, हर्ब शॉप में जाता है और व्यापारी से पूछता है कि क्या कोई ऐसी दवा है जो एमपी मैजिक पावर ठीक कर सके। व्यापारी तुरंत बोल देता है कि ऐसी कोई चीज उनके पास नहीं है, क्योंकि वो बहुत महंगी होती है और छोटी दुकान के लिए उसे रखना मुमकिन नहीं है। इसके बाद एलन अलमारियों पर रखी सारी जड़ी बूटियों और दवाओं को ध्यान से देखता है। उसे लगता है कि हाथ से इन सबको लिखना बहुत मुश्किल होगा, इसीलिए वो बहुत ध्यान लगाता है और सिर्फ सोचने भर से ही सारी जड़ी बूटियों को बिना छुए अपने ग्रिमोयर में चित्र बना लेता है। इसके बाद एलन व्यापारी से पूछता है कि क्या उसके पास म्यूलर फ्लावर उपलब्ध है या नहीं। ये नाम सुनते ही व्यापारी काफी परेशान हो जाता है और भावुक होकर प्रतिक्रिया करता है। व्यापारी बताता है कि कुछ समय पहले गर्टा उसकी दुकान में आया था और म्यूलर फ्लावर मांग रहा था। उसने बोला था कि उसका एक दोस्त बहुत बीमार है, इसलिए उसे वो फूल चाहिए। उस समय उसने पूरा भुगतान नहीं किया था और बाद में देने का वादा किया था। आज तक व्यापारी को बाकी भुगतान नहीं मिला है और ऊपर से वो दुकान का आखिरी म्यूलर फ्लावर भी था। यही बात व्यापारी को सबसे ज्यादा परेशान करती है। ये सुनकर एलन समझ जाता है कि गर्टा ने वही जड़ी बूटी खरीदी थी जिसने उस रात रॉडन की जान बचाई थी। एलन सोचता है कि अगर व्यापारी ने उस दिन जड़ी बूटी बेचने से मना कर दिया होता तो शायद आज उसका पिता जिंदा नहीं होता। अपनी कृतज्ञता दिखाने के लिए एलन व्यापारी को कुछ अल्बाहरन जर्की, सूखा मांस तोहफे में देता है और सच्चे दिल से उसे धन्यवाद बोलता है। इसके बाद वो दुकान से बाहर निकल जाता है। वापस जाते समय एलन शहर में हथियार देख रहा होता है। तभी उसकी मुलाकात उसी बच्चे से हो जाती है जो अप्रेजल सेरेमनी में मिला था, जिसे कुल्हाड़ी, एक्स का टैलेंट मिला था। वो होता है डगोरा और उसके साथ मुखिया का बेटा पैलेमस भी होता है। एलन जानता है कि डगोरा हमेशा मुसीबत खड़ी करता है, इसीलिए वो चुपचाप वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन डगोरा उसके सिर पर मारता है और बोलता है कि एलन अब उसका नौकर, मिनियन बने। इसके जवाब में एलन अपनी लकड़ी की तलवार निकालता है और सीधे डगोरा की तरफ तान देता है और एलन पर हमला करता है। एलन आसानी से उसके सारे हमले चकमा देता है और रोक लेता है। डगोरा के वार मजबूत होते हैं, जो सामान्य है क्योंकि वो एक कुल्हाड़ी चलाने वाला है, लेकिन फिर भी उसकी ताकत क्रेना के सामने कुछ भी नहीं लगती। एलन द्वंद्व ड्यूअल को जल्दी खत्म करने का फैसला करता है। वो डगोरा के हाथ से तलवार गिरा देता है और लड़ाई जीत जाता है। जीतने के बाद वो बस शांति से स्वीकार करता है और वहां से चला जाता है।
जिससे डगोरा और ज्यादा गुस्से में आ जाता है। उस रात बाद में एलन घर लौटता है और देखता है कि रॉडन अपनी पट्टियां हटा रहा है। इससे ये साफ हो जाता है कि वो फिर से पूरी तरह फिट हो चुका है और शिकार पर जाने के लिए तैयार है। लेकिन थेरेसिया उसे चेतावनी देती है कि वो ज्यादा जोर न लगाए वरना नस खिंच सकती है। अगले दिन क्रेना के घर डगोरा फिर से एलन को चुनौती देता है। वो कई बार बुरी तरह हारता है, लेकिन उसका अहंकार उसे हार स्वीकार नहीं करने देता, इसीलिए वो बार बार रिमैच मांगता रहता है। इसी बीच एलन का छोटा भाई मैश भी क्रेना के साथ तलवारबाजी की ट्रेनिंग शुरू कर चुका होता है। ये देखकर एलन बहुत उत्साहित हो जाता है और सोचता है कि 2 साल बाद अप्रेजल सेरेमनी में मैश कैसा प्रदर्शन करेगा। कुछ समय बाद परिवार में एक नई बच्ची का जन्म होता है। सब मिलकर उसका नाम मुरेल रखते हैं। बाद में रॉडन गटा के साथ शिकार से घर लौटता है और घोषणा करता है कि पूरे परिवार को मुखिया ने बुलाया है। पता चलता है कि मुखिया चाहता है कि बैरन को दिए जाने वाले सुअरों बोर्स की संख्या 10 से बढ़ाकर 15 कर दी जाए। इसके लिए मुखिया चाहता है कि इस साल आम लोगों को भी फिर से शिकार में अनुमति दी जाए। थेरेसिया को ये मांग बिल्कुल बेतुकी लगती है, खासकर इसलिए क्योंकि पिछले शिकार में रॉडन को गंभीर चोट लगी थी। रॉडन मानता है कि वो इस विनती को ठुकराना चाहता था, लेकिन ये विनती नहीं थी बल्कि बैरन का सीधा आदेश था। अगर सर्दियों तक 15 सुअर नहीं पहुंचाए गए तो परिणाम बहुत खतरनाक हो सकते हैं, तो साम्राज्य बाहर से और सर्फ्स भर्ती करेगा। ये बात सुनते ही एलन तुरंत समझ जाता है कि ज्यादा सर्फ्स आने का मतलब होगा कि जमीन कम पड़ जाएगी। जो लोग शिकार नहीं कर सकते उनके लिए अपनी जमीन खोने का खतरा और भी बढ़ जाएगा। गटा ये भी जोड़ता है कि सबसे बुरी बात यह है कि बैरन चाहता है कि अगले साल के अंत तक 20 सुअर पहुंचाए जाएं। रॉडन सोचता है कि इस मांग को पूरा करने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो ये कि अब हर 10 दिन में एक बार शिकार करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उससे भी ज्यादा बार शिकार करना पड़ेगा। तभी एलन बीच में बोलता है और सुझाव देता है कि उन्हें बैरन के आदेश को मान लेना चाहिए। थेरेसिया उसे डांटते हुए बोलती है कि जब बड़े लोग बात कर रहे हो तो बीच में टोका नहीं करते, लेकिन रॉडन उसे रोकता है और एलन को अपनी बात पूरी करने देता है। एलन समझाता है कि वो बैरन के सीधे आदेश को मना नहीं कर सकते, इसलिए अगर आम लोग शिकार में बोझ भी बन जाएं, तब भी उन्हें ऐसा तरीका ढूंढना होगा जिससे वो बोझ भी काम आ सके। अपने पिछले अनुभवों को गेम से जोड़ते हुए एलन बताता है कि ऐसे किरदारों को काम का बनाना जो काबिल नहीं लगते हमेशा से उसकी खासियत रही है। वो सबको कहता है कि उस पर भरोसा रखें और स्थिति उसे संभालने दे। वो उन्हें याद दिलाता है कि उसे लॉर्ड इल्मिया से बुद्धिमानी विजडम का आशीर्वाद मिला है। उसी आशीर्वाद की वजह से उसे लगता है कि उसके पास एक ऐसा प्लान है जो सच में काम कर सकता है। और यही एपिसोड 4 खत्म होता है। अगला हिस्सा मिस ना करने के लिए सब्सक्राइब करें।